हेलो एवरीवन, दिल्ली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 का 6th चैप्टर जो है आर कंट्री इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इसे सिंपल इंट्रोडक्शन से। इसमें पूरा पहले इंट्रोडक्शन बताया है कि क्या डायमेंशंस हैं इंडिया के और कहाँ कहाँ पे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। इन द नॉर्थ it is bounded by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east, and Indian Ocean in the south. Wash the shores of the Indian Peninsula. ये बताया गया है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में हमें क्या क्या मेजर लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती हैं। जैसे नॉर्थ में हिमालय है, माउंटेन है, अरेबियन सी वेस्ट में है, वे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशियन जो है वो साउथ में है। इसी तरीके से आगे जो बताया है वो बताया इसका पूरा डायमेंशन क्या है। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी। लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट का जो एक्सटेंशन है अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक का इज अबाउट 2900 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश यानी कि इस साइड पे और कच्छ यानी कि गुजरात साइड पे। गुजरात से अरुणाचल तक का जो डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर का है। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, the northern plains, the uneven plateau surface and the coast and islands present a very diversity of landform. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ हमें हर तरीके के लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। माउंटेन से लेकर डेजर्ट, प्लेन एरिया, प्लेट्यू एरिया, कोस्ट एरिया, सब कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। देयर इज अ ग्रेट वेराइटी इन क्लाइमेट वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, यहाँ तक कि लैंग्वेज कल्चर में भी बहुत वेराइटी डाइवर्सिटी हमें मिलती है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी that is reflected in tradition that bind us in one nation. और इसी डाइवर्सिटी में हमें यूनिटी देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिशन है वो हमें एज अ वन नेशन बाइंड करके रखते हैं। India has population of about more than 120 crore since the year 2011. It is second most populous country of the world. एनसीईआरटी की बुक पुरानी बनी हुई है तो इसलिए इसका ये जो डाटा है ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअल डाटा जो है कि हम अब फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। द लोकेशन सेटिंग, लोकेशन क्या है। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में है और इंडिया से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है जो इसे ऑलमोस्ट, देखिए पूरा 100% नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इसे हाफ वे में डिवाइड करते हैं, ये ऑलमोस्ट इसे हाफ वे में डिवाइड करता है। साउथ से लेकर नॉर्थ तक का जो मेन लाइन एरिया है इंडिया का वो कितनी डिग्रीज के बीच में आ रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में आता है। यानी कि जब हम नॉर्थ एंड साउथ की बात कर रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ का लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ का ये जो लैटिट्यूड है इसके बीच में इंडिया का एरिया आता है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका क्या डायमेंशन है। 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये इसका लॉन्गिट्यूड का डायमेंशन है। If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? अगर हम कहें कि पूरा वर्ल्ड हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो इंडिया कहाँ आएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, लगभग ये जो एक्सटेंशन है इसका 29 डिग्री का है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ध्यान रखिएगा ये जो एक्सटेंशन की बात हुई है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की गई है। There could be a wide differences in local time of places located at two extreme points of India. अब क्योंकि ये जो 29 डिग्री है और हमने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे तकरीबन 30 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो इस हिसाब से अगर हम अरुणाचल और कच्छ के बीच का डिफरेंस देखेंगे वहाँ तकरीबन 2 घंटे का डिफरेंस रहेगा। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी अबाउट 2 आवर्स। इन दो पॉइंट्स का ये जो हमें दिए गए हैं पॉइंट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स के 68 डिग्री और 97 डिग्री का, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा तकरीबन 2 घंटे का होगा। एज यू हैव लर्न, हमने जैसे सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स ऑफ एवरी 1 डिग्री। हर एक डिग्री पे 4 मिनट का डिस्टेंस आता है। द सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, और फिर वेस्ट में सबसे लास्ट में होता है। You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 minutes east has been taken as Indian Standard Time. Indian Standard Time हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट क्यों रखा है, यह हम सारा डिटेल में सेकेंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। This meridian or longitude also termed as standard meridian of India. अब हम एक बार इंडिया के क्या नेबर हैं,
कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री है उसकी बात कर लेते हैं। 7 मेजर कंट्रीज आती हैं जो इंडिया के साथ बाउंड है, मतलब इंडिया के साथ लगी हुई हैं। कौन कौन सी? पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। ये वो कंट्रीज है जो नेबरिंग कंट्रीज में आती है। अब हम बात करते हैं कैपिटल एंड स्टेट्स की। देखिए कैपिटल एंड स्टेट्स डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ सीटेट DTPS में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अगर लखनऊ यहाँ पर है और पटना वहाँ पर है, मतलब लखनऊ नॉर्थ में है पटना वेस्ट में है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आपको कितना डिस्टेंस लगेगा या फिर लखनऊ के वेस्ट में कौन सी स्टेट है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये जो इंडियन स्टेट्स एंड इनके कैपिटल्स हैं ये याद करनी होगी। Across the sea to south lie our island neighbors श्रीलंका एंड मालदीव्स। जो साउथ में हमारा श्रीलंका और मालदीव्स है, श्रीलंका जो है इंडिया से पार्क स्ट्रेट, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में पतली सी लाइन है, वो जो इन दोनों को सेपरेट करती है वो है पार्क स्ट्रेट। ये देखिए पूरा इंडियन फिजिकल का ये इन्होंने मैप दिया हुआ है, क्या माउंटेन्स कितने माउंटेन्स है, कौन कौन सा एरिया प्लेट्यू का है, प्लेन का है, सारा इन्होंने यहाँ पे डिटेल में मैप में बताया हुआ है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इंडिया इस वास्ट कंट्री, हमें पता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कंट्री को 28 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। दिल्ली जिसकी नेशनल कैपिटल है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को फॉर्म किया गया है। फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन पढ़ने से पहले एक बार ये बॉक्स पढ़ लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सीटेट में आ जाता है। सबसे पहले एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है? दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स brought by rivers and deposited in the river basin। क्या होता है जब रिवर नदियां बह बह कर आती है तो साइड में ये जो साइड वाला एरिया होता है रिवर का लैंड एरिया, वहां पे वो जो अच्छी सॉइल होती है उनको छोड़ती चलती है तो वो एलुवियल डिपॉजिट कहलाते हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? A river or stream which contributes its water to a main river by discharging into the main river from either side। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? जो भी रिवर और स्ट्रीम है उसमें जो बाकी की नदियां होती है जब वो पानी छोड़ती है वो ट्रिब्यूटरी कहलाती है। जैसे कि गंगा मेजर रिवर है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो लगी हुई हैं, तो जो बाकी की नदियां हैं वो ट्रिब्यूटरी है क्योंकि वो पानी गंगा में छोड़ती हैं। अब बात करते हैं फिजिकल डिवीजन की। फिजिकल डिवीजन में क्या है? इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। अभी हमने देखा बहुत सारे फीचर्स हैं, माउंटेन्स है, डेजर्ट है, कोस्टल एरियाज है, आइलैंड्स हैं और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हिमालय के बारे में। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयास। नॉर्थ साइड पे हिमालयास आते हैं। हिमालय हिम प्लस आलिया जिसका मतलब होता है बोर्ड ऑफ स्नो, यानी बर्फ का घर, बर्फ का एरिया। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रीजन्स। जो हिमालय है वो 3 पैरेलल रेंजेस में बटा हुआ है। द नॉर्थन मोस्ट इज अ ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। जैसे कि ये हिमालय है, हिमालय सबसे बड़ा जो पहाड़ है, सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे नॉर्थ मोस्ट में, सबसे नॉर्थ में जो हिमालय का पार्ट आ रहा है वो ग्रेट हिमालय कहलाता है, हिमाद्री। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इसी नॉर्थ मोस्ट हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री में है। मिडल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। हिमाद्री के साउथ में थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे मिडल हिमालय, जिसे हिमाचल भी कहते हैं, वो आता है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन, जितने भी हिल स्टेशन है जैसे कुल्लू मनाली वगैरह है वो सारे यहीं पर है। शिवालिक इज द नॉर्थन मोस्ट रेंज। और शिवालिक जो सबसे साउथर्न मोस्ट रेंज है, सबसे नीचे साउथ एरिया में जो आती है वो शिवालिक है। द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। जब यह हम हिमालय की बात करते हैं तो इसके नॉर्थ में नॉर्थन इंडियन प्लेन है, ये सारा प्लेन एरिया आ जाता है, वो साउथ में, हिमालय के साउथ में आता है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। अगर हम प्लेन की बात करें तो ये लेवल है, फ्लैट है। दीज आर फॉर्म बाय एलुवियल डिपोजिट्स। अभी हमने एलुवियल डिपोजिट्स देखा क्या होता है, जब नदियां बहकर आती है तो अपने साथ वो मिट्टी लेकर आती है और वो मिट्टी साइड में छोड़ती चलती है, वो उससे जो एरिया वहां बनता है वो एलुवियल डिपोजिट से बनता है। These are formed by alluvial deposits laid down by rivers। कौन कौन सी rivers इसमें contribute करती है? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र and their tributaries। alluvial deposits जो भी है, जितनी भी नदी alluvial deposits लाती हैं वो सारी नदियां प्लेन एरिया में मिलती हैं। जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही नॉर्थन मोस्ट एरिया में है, प्लेन एरिया में, नॉर्थन पार्ट में है, नॉर्थन इंडियन प्लेन्स में है। और इनके ट्रिब्यूटरीज भी alluvial डिपॉजिट कलेक्ट करने में हेल्प करती है। These river plains provide fertile land for cultivation।
और इन्हीं रिवर से मिलने वाली जो जमीन है, जैसे ये रिवर आ रही है, इसके बराबर में जो जमीन लगी हुई है, सारा प्लेन एरिया है नॉर्थन इंडिया का, वहाँ पे कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा एरिया मिल जाता है। दैट इज द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स। इसी कारण इस एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। फिर वेस्टर्न पार्ट इंडिया का है, वहाँ पे आ जाता है डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो बहुत ड्राई है, हॉट है, सैंडी है। इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन, और वेजिटेशन भी यहाँ पे बहुत कम होती है। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम ये ड्यूनो देख रहे थे। ड्यूनो का ड्यूनो में कहा गया गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसी नदियां हैं जिनसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, वो है सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा इज इन ट्राइंगुलर इन शेप, जो डेल्टा है वो ट्राइंगुलर शेप में है। इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म एट द माउथ ऑफ रिवर। डेल्टा रिवर के किनारे, जहां भी रिवर खत्म हो रही होती है, रिवर समुद्र में जाके मिलती है, वहां पे डेल्टा क्रिएट हो जाते हैं। टू द साउथ ऑफ नॉर्थन प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। साउथ ऑफ नॉर्थन प्लेन्स, अभी हमने प्लेन्स की बात करी, इसके साउथ में एक प्लेट्यू आता है जिसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। ये ट्राइंगुलर शेप में है। द रिलीफ इज हाईली अनइवन, और इसका जो रिलीफ है यानी जो उठाव है वो अनइवन है। दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। यहाँ पे बहुत सारे हिल रेंजेस और वैलीज हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक है अरावली हिल्स, जो सबसे पुरानी रेंज है दुनिया की। बॉर्डर्ड इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड यानी कि ये जो वाला एरिया है प्लेट्यू का, वहां पे आपको अरावली हिल्स देखने को मिलती हैं। मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कि कहाँ पे है अरावली हिल्स। ये देखिए, ये जो येलो वाला एरिया दिख रहा है, ये सारा प्लेट्यू वाला एरिया है। और इस प्लेट्यू वाले एरिया में देखिए, ये रहा आपका अरावली हिल्स। देखिए, ये रहा अरावली हिल्स, अरावली रेंज इज अरावली हिल्स, वन एंड द सेम थिंग। और बहुत पुरानी रेंजेस है ये, बहुत पुरानी। फिर यहाँ पर आता है विंध्या एंड सतपुरा, आर टू इम्पोर्टेंट रेंजेस। ये दो रेंजेस भी हमारे प्लेट्यू में देखने को मिलेंगे। विंध्या सतपुरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी, ये दो जो रिवर्स हैं वो इन्हीं रेंजेस से निकलती है। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। DSSB में 4 ऑप्शंस दिए थे, उनमें से पूछा गया था कि कौन सी रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है, और ऑप्शन से 1 2 2 3 1 2 3 इस तरीके से करके। तो नर्मदा तापी जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। वेस्ट फ्लोइंग मतलब क्या है, जैसे ये प्लेट्यू है, प्लेट्यू से जब ये नदियां निकलती है तो ये वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करती है। दैट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, और क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सी है तो ये जमीन से निकल कर, मतलब लैंड एरिया को छोड़कर जब ये समुद्र में मिलती है तो अरेबियन सी में जाके मिलती है। द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री जिसे हम कहते हैं, द प्लेट्यू इन द वेस्ट, वेस्टर्न घाट वेस्ट साइड पर है, एंड द ईस्टर्न घाट्स जो ईस्टर्न बाउंड्रीज पे, ईस्ट साइड पे ईस्टर्न घाट्स हैं। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है मतलब एक साथ में बने हुए हैं। ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन, ईस्टर्न घाट जो है वो ब्रोकन है और अनइवन है। क्या मतलब, देखिए ये रहा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट आपका कंटिन्यू है, मतलब एक साथ में बना हुआ है। लेकिन ईस्टर्न घाट में दरारें आ रही हैं या बीच में ब्रेक आ रहा है, अनइवन है। ये घाट्स हैं हमारे ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर, और जो प्लेट्यू है वो कोल और आयरन ओर इन दो मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच है। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट के वेस्ट में एंड ईस्टर्न घाट के ईस्ट में कोस्टल प्लेन्स हैं, मतलब कोस्ट वाला एरिया, बंदरगाह वाला एरिया है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, वेस्ट के जो कोस्टल प्लेन्स हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ मैप बना के दिखाती हूँ, ये इंडिया है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। वेस्ट का जो कोस्टल एरिया है बहुत नैरो है, बहुत संकीर्ण है, लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वो ब्रॉड है। ईस्ट वाला जो कोस्टल प्लेन है वो ब्रॉड है, चौड़ा है। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और इसी में ईस्टर्न कोस्टल एरिया में ही हमें ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मिल जाती है, जिसमें मेजर रिवर्स है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो वे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। क्योंकि यहाँ पे वे ऑफ बंगाल है, ये ईस्टर्न फ्लोइंग है, तो इससे निकल के वो वे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। दीज रिवर्स हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ, जब ये नदियां अपनी जमीन को छोड़ के समुद्र में मिलती है तो ये डेल्टा क्रिएट करते हुए चलती हैं। और सुंदरवन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू वे ऑफ बंगाल, और गंगा और ब्रह्मपुत्र जिस किनारे से निकलती है, जिस जगह से निकलती है, वहां पे सुंदरवन डेल्टा बनता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र जाके भी वे ऑफ बंगाल में ही मिलती है। देखिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी इसमें ऐसे फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपको डायरेक्टली पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है। जैसे मैंने आपको नर्मदा ताबी का बताया, इसी तरीके से ही आपको और कोई भी फैक्ट इसमें से पूछ सकते हैं।
तो ये चैप्टर है, ये चैप्टर के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप हाईलाइट कर लीजिएगा और जब पेपर आए तो एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं आइलैंड्स के बारे में। दो आइलैंड ग्रुप है हमारे पास, एक है लक्षद्वीप, एक है अंडमान निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप तो अरबियन सी में है और ये कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड यानी कि ये अपनी लैंड पे नहीं है, ये कोरल से बना है। लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरल, केरल के पास ये लक्षद्वीप है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड, बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो साउथ की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ है, जो बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है। क्या आपको पता है कि कौन सा ऐसा आइलैंड है जो 2004 में सुनामी आई थी उससे अफेक्ट हुआ था? इसके बारे में यहाँ पे एक बच्चों को बताया गया है कि किस तरीके से वो इस बारे में ढूंढ सकते हैं और किस तरीके से लोगों को इसके बारे में पता चला और किस तरीके से हम इसके बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, आई थिंक आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि डू यू नो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोरल्स आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। कोरल क्या है? ये पॉलिप्स एक मैरीन एनिमल है, जो पानी में रहने वाले जीव है, जिसके स्केलेटन्स को हम कोरल्स कहते हैं। When the living polyps die, जो पॉलिप्स होते हैं मर जाते हैं तो उनके स्केलेटन्स बचते हैं, तो अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ हार्ड स्केलेटन। ये जो स्केलेटन होते हैं इन्हीं के ऊपर बाकी के पॉलिप्स ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है कि वो उठते चले जाते हैं, उठते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और इसके कारण कोरल आइलैंड फॉर्म होता है। तो इसी कारण जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, ये कोरल आइलैंड का एक इमेज दिया गया है। तो ये जो हमारा लक्षद्वीप है वो भी कोरल आइलैंड है। इसलिए मैंने कहा कि इसमें काफ़ी ऐसे कंसेप्ट है जो आपको एक पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे मुझे अभी भी ध्यान है कि सीटेट के पेपर में एक बार आपसे पूछा गया था कि अंडमान और लक्षद्वीप के फीचर्स दिए थे और पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करेगा, सारे स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा और धीरे धीरे इसे थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहिएगा ताकि पेपर के टाइम पे एकदम से बर्डन ना पड़े और आपको काफ़ी चीज़ें पहले से ही नॉलेज में हो। एज यूजुअल मैं कहती हूँ टिक द करेक्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स, ये जरूर करिएगा क्योंकि हो सकता है इनमें से भी आपके क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीटेट में रिपीट हुए डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक से, तो हो सकता है इनमें से भी आपके क्वेश्चंस आ जाएं। आई होप चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम dellybytes_kanika वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।